हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी प्रश्न बैंक का अध्याय 4 फैलाव का माप, जिसे अपकरण या परिक्षेपण के माप भी कहा जाता है, कि प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में नंबर 1 है, मानक विचलन का सही सूत्र है। मानक विचलन का मतलब होता है परिमाप विचलन। तो परिमाप विचलन का सही सूत्र इसमें जो दिया हुआ है वो है बी नंबर का, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा है, भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है। तो भिन्नता का गुणांक किसका व्यंजक है। तो भिन्नता का गुणांक मानक विचलन का प्रतिशत का व्यंजक होता है। तीसरा है, मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। तो मानक विचलन की गणना के लिए 4 प्रकार की विधियां होती हैं। मानक विचलन की गणना में विचलन केवल खाली स्थान से ही लिया जाता है, श्रृंखला का मूल्य। तो मानक विचलन की जो गणना होती है वह माध्य के द्वारा किया जाता है। पांचवा है, समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। जब समूहीकृत आंकड़ों की बात की जाती है तब वह मानक विचलन की गणना 3 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका, खाली स्थान की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। तो वह एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन या परिमाप विचलन में होता है। नंबर 7 है, मानक विचलन माध्य से वर्ग विचलन के खाली स्थान का धनात्मक वर्गमूल है। तो इसका उत्तर आएगा माध्य। 8वां है, खाली स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के मानक विचलन की गणना के लिए वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार की वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं। प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल खाली स्थान है। तो इसका उत्तर होगा एसडी यानी कि मानक विचलन या फिर परिमाप विचलन। 10वां है, यदि विचलनों के मान एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य हैं तो परिकलन को खाली स्थान व्युत्पत्ति विधि द्वारा सरल बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? चरण के द्वारा। चरण या पद विचलन के द्वारा सरल बनाया जा सकता है यदि विचलनों के मान उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य होते हैं तब। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। तो नंबर 11 है, मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सही है। दूसरा है, भिन्नता के गुणांक का सूत्र माध्य बटे एसडी गुणित 100 है। सही या गलत? तो हम जानते हैं कि जो भिन्नता का गुणांक होता है या विचरण का गुणांक होता है उसका जो सूत्र होता है एसडी बटे माध्य होता है ना। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि माध्य बटे एसडी। एसडी मतलब परिमाप विचलन, लेकिन सूत्र क्या होता है एसडी बटे माध्य गुणित 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि यह गलत है। तीसरा है, वितरण में समानता को समाप्त करने के लिए लैरेंज वक्र नामक एक ग्राफिकल मेजर उपलब्ध है। तो यह सही है। फिर इसके बाद है आपका, मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है। तो मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है, यह सही है। नेक्स्ट है, विचरण का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह गलत है। प्रश्न नंबर 16 है, जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहले दिया है मानक विचलन। तो मानक विचलन का सूत्र क्या हो जाएगा? मानक विचलन यानी कि परिमाप विचलन का सूत्र हो जाएगा ये वाला, है ना। मतलब आपका हो जाएगा ये, ठीक। मानक विचलन का गुणांक, तो गुणांक कैसे निकालेंगे हम? परिमाप विचलन बटे समांतर माध्य गुणित 100। इसे अभी हमने पढ़ा, ठीक। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटे एन। लैरेंज वक्र, तो लैरेंज वक्र क्या है? एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। और कल्पित माध्य कोई मनमाना मूल्य होता है, मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं और कल्पना से वह मूल्य लिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, परिक्षेपण क्या है? तो परिक्षेपण या अपकिरण समंक माला के पदों के औसत मूल्यों से विचलन का माप है। इसका शाब्दिक अर्थ है विस्तार या फैलाव अर्थात बिखराव।
प्रश्न 18 है, मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो मानक विचलन के लिए नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि और नंबर 2 है लघु विधि। लघु विधि को अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। 19वां है, मानक विचलन या प्रमाप विचलन को परिभाषित कीजिए। तो जो मानक विचलन है या प्रमाप विचलन है, तो प्रमाप विचलन अपकरण मापने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसे द्वितीय घात का अपकरण भी कहा जाता है और यह माध्य विचलन की कमियों को दूर करके प्रक्षेपण की माप एक वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 20 है, विचरण के गुणांक की व्याख्या करें। तो 2 या 2 से अधिक समंक मालाओं के बीच विचरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए प्रमाप विचलन को श्रेणी के समांतर माध्य से भाग देकर भागफल को 100 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त परिणाम ही विचरण गुणांक कहलाते हैं। 21वां है, 10 मानों का योग 100 है और उनके वर्गों का योग 1090 है। तो खोजें भिन्नता के गुणांक से बाहर। भिन्नता का गुणांक मतलब होता है विचरण गुणांक। तो यहाँ पर बताया गया है कि 10 मान का योग 100 दिया है और उनके वर्गों का योग 1090 है। हमें विचरण गुणांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका ये लिखा हुआ है, प्रमाप विचलन बराबर वर्गमूल में सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन, ऋण कोष्टक में है सिग्मा एक्स कोष्टक बंद बटे एन और उनका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिग्मा एक्स कितना दिया है। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 100, एन बराबर 10 और सिग्मा एक्स स्क्वायर 1090 दिया हुआ है। इतनी वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है। इस फार्मूला में हम उसको फिल कर लेते हैं तो हमें प्रमाप विचलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इस फार्मूला में इसको फिल करेंगे तो 1090 बटे 10 भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आपको मिलेगा 0 से 0 कट गया, बचा 109, है ना। और यहाँ पर आपका था 100 बटे 10, ठीक है ना। तो 100 बटे 10 आपका हो जाएगा। तो इसे आप भाग दे के कर सकते हैं। 10 में से 100 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 बचेगा और 10 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 109 में से 100 को घटा दीजिए। तो 109 में से 100 को घटाएंगे तो बचेगा वर्गमूल 9 और वर्गमूल 9 को वर्ग हटा देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो बचेगा आपका 3। तो ये आपका क्या मिल गया? आपको प्रमाप विचलन ज्ञात हो गया। अब हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटे एन। तो सिग्मा एक्स है 100 और एन की संख्या कितनी है 10 है, भाग दे दीजिए तो आपको समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा 10। अब उसने कहा था कि विचरण गुणांक या फिर भिन्नता का गुणांक ज्ञात करना है। तो विचरण गुणांक या भिन्नता का गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है सी भी बराबर प्रमाप विचलन बटे बार एक्स। ठीक है, प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य गुणित 100। तो इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फिल कर देंगे। तो प्रमाप विचलन कितना है? प्रमाप विचलन 3 दिया हुआ है तो 3 फिल कर देंगे। बार एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है? बार एक्स 10 आया है तो 3 बटे 10 गुणित 100। ठीक है, 3 में आप 100 का गुणा कर दीजिए, 300 हो जाएगा और 10 का भाग दे दीजिए तो कितना निकल के आएगा? सी भी या विचरण गुणांक या भिन्नता गुणांक कितना मिलेगा? 30% प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, मानक विचलन की गणना की प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या करें। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत प्रमाप विचलन निकालने के लिए निम्न कार्य करने होते हैं। कौन कौन से काम करना होता है? तो सबसे पहले तो श्रेणी का समांतर माध्य निकालना चाहिए। दूसरा, समांतर माध्य से श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य का विचलन निकाला जाता है और विचलन निकालते समय धन एवं ऋण चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है, प्रत्येक विचलन का वर्ग निकाला जाता है। फिर उन विचलनों के वर्गों का योग करके सिग्मा डी स्क्वायर प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद विचलनों के वर्गों के योग मतलब कि सिग्मा डी स्क्वायर को पदों की संख्या मतलब n से भाग दे दिया जाता है और फिर उसके बाद प्राप्त भागफल का वर्गमूल निकाला जाता है। यही वर्गमूल समंक श्रेणी का प्रमाप विचलन कहलाता है।
प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर मानक विचलन यानी कि परिमाप विचलन ज्ञात करना है। सवाल में हमारे क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ था आय और श्रमिकों की संख्या। आय थी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 और श्रमिकों की संख्या जिसको हम एफ या आवृत्ति भी कहेंगे तो 26, 29, 40, 35, 26, 18, 14 और 12 दी हुई है। इन सब का टोटल आता है 200 मतलब 200। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि समांतर माध्य ज्ञात कर लें, या फिर आप प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो समांतर माध्य ना क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, है ना। और यदि आप इसको विचलन करके निकालेंगे तो इसे हम इसमें देख लेते हैं। तो विचलन में हम ले लेते हैं कल्पना से 20 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो 20 से हम इस पूरे ही पदमाला को विचलन करेंगे। तो 5 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब 5 आपका कैसा है? छोटा है। तो 5 में से 20 जा रहा है इसलिए संख्या आपकी ऋणात्मक आएगी। 10 में से 20 को घटाइए तो ऋण 10 आएगा। 15 में से 20 घटाइए ऋण 5 आएगा। 20 में से 20 जाएगा 0 आएगा। 25, अब 25 क्या हो गई? आपकी बड़ी संख्या हो गई। तो 25 में से 20 जाएगा 5 बचेगा, मतलब धनात्मक संख्या हो जाएगी। 30 में से 20 जाएगा 10 बचेगा। 35 में से 20 जाएगा 15 बचेगा और 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। सॉरी। फिर इन सब dx को आप क्या करिए? dx स्क्वायर मतलब इनका वर्ग बना लीजिए। तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225। 10 का स्क्वायर होता है 100। 5 25, 0 0 0, 5 25 मतलब इसी संख्या की इसी में गुणा करना, उसको स्क्वायर निकालना कहलाता है या वर्ग निकालना कहलाता है। 10 का वर्ग होगा 100, 15 का वर्ग 225 और 20 का वर्ग 400 हो। अब हम देखते हैं यहाँ FDX। तो FDX कैसे प्राप्त होगा? जब हम F में DX का गुणा कर देंगे तो हमें FDX प्राप्त हो जाएगा। F आपका ये वाले कॉलम हो गया, है ना, ये वाली जो संख्याएं हैं वो आपकी F की हो गई और ये पूरा DX हो गया। तो हम F और DX का गुणा करेंगे। 26 ऋण 15 मतलब 26 गुणित ऋण 15 करेंगे तो ऋण 390 प्राप्त हो जाएगा। 29 गुणित ऋण 10 करेंगे तो 290 मिल जाएगा। 40 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 200 आ जाएगा। 35 शून्य शून्य आ जाएगा। 26 गुणित 5 करेंगे तो 130 आ जाएगा। 18 में 10 का गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। 14 में 15 का गुणा होगा तो 210 प्राप्त होगा और 12 में 20 का गुणा करने पर 220 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितनी भी ये ऋणात्मक संख्या है या माइनस वाली संख्याएं हैं इन्हें आपस में जोड़ लीजिए और यहाँ पर धनात्मक वाली संख्याओं को भी जोड़ लीजिए। तो धनात्मक वाली संख्याएं और ऋणात्मक वाली संख्याओं को क्या कर दीजिए? धन और ऋण होता है तो घटा दीजिए। घटाने पर प्राप्त होगा 120। नेक्स्ट कॉलम में अब आपको चाहिए FDX स्क्वायर। तो FDX स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा? जब हम DX स्क्वायर में F का गुणा कर देंगे तो हमें FDX स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 26 में 225 का गुणा करने पर 5850 प्राप्त हो जाएगा। 29 में 100 का गुणा करेंगे तो 2900 प्राप्त होगा। 40 में 25 का गुणा करने पर 1000। 35 में 0 का गुणा करने पर 0। 26 में 25 का गुणा करने पर 650। 18 में 100 का गुणा करने पर 1800। 14 में 225 का गुणा करने पर 3150 और 12 में 400 का गुणा करने पर 4800 प्राप्त हो जाएगा। इन सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे? योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर प्राप्त होगा 20,150। अब हम मानक विचलन या परिमाप विचलन का फार्मूला देख लेते हैं। तो ये मानक विचलन या परिमाप विचलन का फार्मूला है। इस फार्मूले में हम संख्या को फिल कर देते हैं। तो परिमाप विचलन बराबर सिग्मा FDX स्क्वायर कितना है आपका? सिग्मा FDX स्क्वायर आपका प्राप्त हुआ था 20,150। तो इसको फिल कर दीजिए।
n कितना दिया है, n बराबर आपका 200 है। जो श्रमिकों की संख्या है वो आपकी n कहलाएगी। सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एफ डी एक्स है आपका 120 है। तो सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू भर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी -120। माइनस वाली जो संख्या होगी वो आपकी अधिक होगी, इस कारण से यहाँ पर -120। और n कितना है, 200 है। अब यहाँ पर 20,150 में 200 का भाग दे दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 100.75। और इसी तरीके से 120 में 200 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 0.6। अब 0.6 में स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, तो इसका वर्ग निकाल लीजिए तो 6×36 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100.75 ऋण 0.36 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर कितना प्राप्त होगा, प्रमाप विचलन वर्गमूल 100.39। तो वर्गमूल निकालने पर कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालने पर प्रमाप विचलन का मान आएगा 10.01। प्रश्न नंबर 24 है, 5 व्यक्तियों की आय नीचे दी गई है, मानक विचलन की गणना करें। 4000, 4200, 4400, 4600 और 4800 संख्या दी हुई है। हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक कल्पित माध्य ले लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 22,000। और 22,000 में जब 5 का भाग देंगे तो भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 4400। आपको याद होगा कि समांतर माध्य जब ज्ञात करेंगे तो सिग्मा x बटे n होता है। तो सिग्मा x की वैल्यू 22,000 है और n की वैल्यू 5 है। दोनों का भाग करने पर प्राप्त हो जाएगा 4400। या फिर आप कल्पित माध्य देखेंगे तो बीच की संख्या आपकी 4400 है, तो 4400 से क्या करेंगे, हम इसे विचलन कर देंगे। तो 4000 में से 4400 जाएगा तो बचेगा -400 या ऋण 400। क्यों बचेगा, क्योंकि 4000 आपकी छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है, इसलिए जो संख्या प्राप्त होगी वह ऋणात्मक प्राप्त होगी। 4200 में से 4400 जाएगा तो ऋण 200 बचेगा। 4400 में से 4400 जाएगा तो 0 बचेगा। 4600 में से आपका 4400 जाएगा। अब 4600 कैसी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। तो 4600 में से 4400 को घटाएंगे तो 200 प्राप्त होगा, और 4800 घटाएंगे 4400 में से तो 400 प्राप्त हो जाएगा। इस d से हम d स्क्वायर प्राप्त करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौको 16 होता है ना, डबल 0 है तो 0 भी डबल हो जाएंगे, मतलब 2 के 4 हो जाएंगे। 2 दूनी 4 होता है और डबल 0 है तो 4 0 हो जाएंगे। 0 0 0 तो 200 का 40,000 और 400 का 16,000 प्राप्त होता है। इन सब का टोटल कर लीजिए और टोटल करके इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो प्रमाप विचलन बराबर वर्गमूल आपका दिया है सिग्मा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ, हमें 4 लाख प्राप्त हुआ है। बटे में n कितना है, 5 है। भाग देने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 80,000 प्राप्त हो रहा है। और 80,000 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 282.84। प्रश्न 25 है, 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के मानक विचलन का पता लगाएं। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है और निशान दिए हैं, मतलब ये आपका सवाल दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों का हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रीति के द्वारा गुणा कर लेते हैं। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो 43 से कम 43, 48 में 2 का गुणा करेंगे तो 96, 65 में 3 का गुणा करेंगे तो 195, 57 में 4 का गुणा करने पर 228, 31 में 5 का गुणा करने पर 155, 60 में 6 का गुणा करने पर 360। तो इसी तरीके से गुणा करने पर हमें ये कॉलम प्राप्त हो जाएगा और इस कॉलम का नाम क्या है, Fx। इन सब का टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर आपको प्राप्त होगा 3012 है।
इस 3012 में जो आपका f दिया था 526, उससे डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करने पर आपको प्राप्त होगा 6। तो 6 हम क्या ले लेंगे? कल्पित माध्य ले लेंगे। अब इस 6 में से हम क्या करेंगे? x संख्या को घटाएंगे। तो 1 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 2 में से 6 जाएगा, ऋण 4। 3 में से 6 जाएगा तो ऋण 3। 4 में से 6 जाएगा, ऋण 2। 5 में से 6 जाने पर ऋण 1। 6 में से 6 जाएगा 0। 7 अब बड़ी संख्या है तो संख्या धनात्मक प्राप्त होंगी। तो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। हमें कौन सा कॉलम प्राप्त हो गया? हमें डी कॉलम प्राप्त हो गया। इस डी कॉलम से हम डी स्क्वायर कॉलम प्राप्त करेंगे। डी स्क्वायर कैसे प्राप्त किया जाता है? जब डी का हम वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो 5 25, 4 चौको 16, 3 तिरका 9, मतलब उसी में उसी संख्या का गुणा करना वर्ग कहलाता है। ये तो आप जानते होंगे। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 0 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 और 4 चौको 16, मतलब 4 का वर्ग 16 होता है। अब डी स्क्वायर प्राप्त हो गया। हमें क्या चाहिए? फार्मूला के आधार पर फार्मूला कह रहा है हमें चाहिए है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक, तो डी स्क्वायर प्राप्त हो गया। एफ हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? एफ और डी स्क्वायर का गुणा कर देंगे। तो 43 में 25 का गुणा करने पर 1075 प्राप्त होगा। 48 में 16 का गुणा करने पर 768, 65 में 9 का गुणा करने पर 585, 57 में 4 का गुणा करने पर 228, 31 एकम 31, 60 शून्य 0, 37 एकम 37, 48 में 4 का गुणा किया तो 192, 78 में 9 का गुणा किया तो 702 और 59 में 16 का गुणा करने पर 944 प्राप्त होता है। इन सब का हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। टोटल हमें मिलेगा 4562। चलिए, तो फार्मूला में क्या करें? इनको फिल कर देते हैं, भर देते हैं। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 4562। एन कितना है? 526। तो 4562 में 526 का भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 8.67 और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालने पर आपको प्राप्त होगा 2.94। प्रश्न नंबर 26 है, लैरेंज वक्र को किसी उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो लैरेंज वक्र माध्य से विचलनों को मापने की एक बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। इसका प्रतिपादन डॉक्टर मैक्स ओ लैरेंज ने किया था। उन्होंने इस तकनीक की सहायता से धन एवं आय की असमानता को मापा था। इस तकनीक का प्रयोग 2 समयावधि में आय एवं धन के वितरण की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत श्रेणी मूल्यों एवं आवृत्तियों के संचय मूल्य को संपूर्ण मात्रा अथवा व्यक्तियों की कुल संख्या को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार लैरेंज वक्र एक संचयी प्रतिशत वक्र होता है। कई बार हम सुनते हैं कि देश के शीर्ष 10% लोग देश की 50% राष्ट्रीय आय अर्जित करते हैं, जबकि शीर्ष 20% लोग 80% आय। तो इन संख्याओं से आय वितरण की असमानता के बारे में अनुमान प्राप्त होता है। लैरेंज वक्र का प्रयोग संचयी रूप में व्यक्त सूचनाओं की असमानता की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आय की लैरेंज वक्र आबादी के प्रतिशत और उसकी कुल आय के भाग में संबंध बताती है। यह 2 या 2 से अधिक वितरणों की परिवर्तनशीलता की तुलना में विशेष उपयोगी है, जिसे 2 या 2 से अधिक लैरेंज वक्र एक ही अक्ष पर बनाकर तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 27 है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की भिन्नता के गुणांक की गणना कीजिए। भिन्नता के गुणांक का मतलब होता है विचरण गुणांक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी संख्या दी है अंक 50, 55, 57, 49, 54, 61, 64, 59, 58 और 56। इन सब का टोटल कर लीजिए तो प्राप्त होगा 563।
तो इन सब में हम क्या करेंगे, विचलन करेंगे। विचलन के लिए हमें क्या करना है कि जो 563 आया है आपका, तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात कर लीजिए। तो समांतर माध्य आप जानते हैं कि उसका फार्मूला होता है सिग्मा x बटे n। तो सिग्मा x कितना है 563, मतलब 563। और संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर, 10 संख्या दी हुई है। आप इसे गिन लीजिए तो संख्या कितनी है, 10 है। तो हम 563 को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 563 को 10 से भाग देने पर हमें मिलेगा 56.3 प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर माध्य कितना मिलेगा, 56.3 सॉरी। इसके बाद अब हमारे पास 56.3 प्राप्त हो गया है। तो इस 56.3 से हम क्या करेंगे, विचलन करेंगे। अब यहाँ 0.3 दिया है तो हम इसको पूर्ण संख्या 56 मान के चलते हैं। तो 56 से विचलन कर लीजिए। तो 50 में से 56 जाएगा तो -6, 55 में से 56 जाएगा तो -1, 57। अब 57 कैसी है आपकी, 57 कैसी है, बड़ी संख्या है 56 से, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। 49 में से 56 को माइनस करिए तो -7। 54 में से 56 -2। 61 में से 56 +5। 64 में से 56 +8। इसी तरीके से सबको माइनस करने पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम धन की संख्या और ऋण की संख्या दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे। अब जो ऋण की संख्या आएगी और जो धन की संख्या आएगी, उन दोनों को धन और ऋण ऋण होता है, इसलिए घटा दिया जाएगा। घटाने पे हमें प्राप्त होगा 3। तो dx कितना मिल गया, हमें 3 प्राप्त हो गया। अब dx से हमको क्या बनाना है, dx स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर कैसे बनाते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, अब आप जान गए होंगे। उसी संख्या में उसी का गुणा करना, वह स्क्वायर या वर्ग कहलाएगा। जैसे 6 है तो 6 में 6 का ही गुणा कर देते हैं, तो 6 6 36। ठीक, ऋण 1 है तो 1 में 1 का गुणा, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 7 7 49, 2 दूनी 4, 5 25, 8 8 64, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 0 0 0 प्राप्त हो जाएगा। सारे जो आपकी ये टेबल दी हुई है इसको जोड़ लीजिए और इनका योग होगा 193, मतलब 193। फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू को फिल कर देंगे। तो सिग्मा dx² की वैल्यू कितनी है, 193, मतलब 193। n बराबर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दीजिए। और सिग्मा dx बराबर 3 है, बटे में n है तो आ जाएगा 10। तो 193 में 10 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 19.3 प्राप्त हो जाएगा। और 3 में 10 का भाग देंगे तो 0.3 प्राप्त हो जाएगा। वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग निकाल लीजिए इसका, तो 19.3 और 3 3 का 9 प्राप्त हो जाएगा। 19.3 में से 0.09 को घटा दीजिए, घटाने पर प्राप्त होगा 19.21। 19.21 का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त हो जाएगा 4.38। तो प्रमाप विचलन कितना आ गया, 4.38। अब हमको भिन्नता के गुणांक निकालना है, मतलब विचलन गुणांक निकालना है। और विचलन गुणांक का सूत्र होता है CV बराबर प्रमाप विचलन बटे बार x, या प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य गुणित 100। प्रमाप विचलन की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 4.38 बटे 56.3 हमने यहाँ पर उनकी वैल्यू को फिल कर दिया, गुणित 100। इन दोनों को भाग दे दीजिए और भाग देने पर गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा 7.77। प्रश्न नंबर 28 है, किसी भी उदाहरण की सहायता से मानक विचलन की गणना कीजिए पद विचलन विधि के द्वारा। तो यहाँ पर मानक विचलन निकालना है, लेकिन किसके द्वारा निकालना है, पद विचलन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है x दिया हुआ आपका, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति दी हुई है। और इसके बाद ये आपका सवाल हो गया। इस सवाल से हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यह 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 अगर इस तरीके का दिया हो तो यह सतत श्रेणी कहलाती है, कंटिन्यू सीरीज कहलाती है।
तो सबसे पहले तो हमें मिड वैल्यू मतलब मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है? 10 और ये जो 20 है आपकी जो श्रेणी दी है, तो इसका फार्मूला होता है उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। तो उच्च सीमा कितनी है? 20। निम्न सीमा कितनी हो गई? 10। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे दीजिए। तो 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा। 30 में 2 का भाग देने पर प्राप्त होगा 15। इसी तरीके से 30 और 20 को जोड़िए, 50 मिलेगा। 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 होगा। हम यहाँ देख रहे हैं 10-10 का अंतर है, तो हमारी मिड वैल्यू में भी 10-10 का अंतर आ जाएगा। 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। तो इस तरीके से 10-10 का अंतर आ गया। हमें मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान मध्य बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इस मध्यमान से विचलन करेंगे। तो मध्यमान कितना ले लें हम? कल्पित माध्य कितना ले लें? कल्पित माध्य जो बीच की संख्या है 45, उसको ले लेते हैं। तो 45 हमने यहाँ पर a बराबर 45 ले लिया और dx को ज्ञात करना है। तो 15 में से 45 जाएगा तो ऋण 30, 25 में से 45 जाएगा ऋण 20, 35 में से 45 जाएगा ऋण 10, 45 में से 45 जाएगा 0। इसी तरीके से घटाने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो dx है, dx से 10 का उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि यदि हम इस सभी संख्याओं को 10 से भाग देंगे तो सभी में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं i बराबर 10। तो 10 से भाग दे दीजिए। तो 10 से भाग देंगे तो आपको ds प्राप्त हो जाएगा। तो 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा। 20 में भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। 10 में 10 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। 0 का भाग देंगे 0 प्राप्त होगा। 10 में 10 का भाग देने पर 1, 20 में 10 का भाग देने पर 2 और 30 में भाग देने से 3 प्राप्त होगा। अब हमें ds प्राप्त हो गया। इस ds का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 0 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9 हमें प्राप्त होता है। इस ds स्क्वायर में हम क्या करेंगे? अब हमें क्या ds तो प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए fds। तो fds कैसे प्राप्त होगा? जब हम ds में f का गुणा कर देंगे तो हमें fds प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 3 और 4 का गुणा करने पर ऋण 12 प्राप्त होगा। 8 में 2 का गुणा करने पर 16 प्राप्त होगा। 8 एकम 8 हो जाएगा। 16 शून्यम 0 हो जाएगा। 12 एकम 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण की संख्याओं को जोड़ लीजिए और धन की संख्याओं को जोड़ लीजिए। जब इस संख्या को जोड़ेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा और इसका जो उत्तर प्राप्त होगा, दोनों को धन और ऋण होता है तो दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0। अब हमें चाहिए fds स्क्वायर। तो fds स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा? जब हम f और ds वाले कॉलम का गुणा कर देंगे तो हमें fds स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो 4 नाम 36, 8 चौको 32, 8 एकम 8 है, 16 शून्यम 0, 12 एकम 12 है, 6 चौको 24 और 4 नाम 36। इन सब का टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर मिलेगा 148, 148। ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला में आप सिर्फ एक चेंज देख रहे होंगे कि यहाँ i लिखा है और i की वैल्यू कितनी थी? 10 ली थी। i मतलब यहाँ पर पद विचलन से होता है, जिसे हम चरण भी कहते हैं। तो चलिए इनकी वैल्यू को फिल कर देते हैं। सिग्मा fds स्क्वायर जो प्राप्त हुआ था हमें 148, तो इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी। n बराबर हमारा कितना था? 58, तो 58 को हमने फिल कर दिया। fds की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 लिख दीजिए बटे में n। अब 148 बटे 58, तो 148 में 58 का भाग देने पर मिलेगा 2.55 और 0 में 58 का भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि 0 में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का भाग देंगे या छोटी संख्या का, तो 0 ही प्राप्त होता है। 0 का स्क्वायर निकाल लीजिए, वर्ग निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर बचा
2.55। तो 2.55 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो मिलेगा 1.596 और इसमें 10 का गुणा कर देने पर आपका आ जाएगा 15.96। तो परिमाप विचलन निकल के कितना आ गया? 15.96। इस प्रकार से आपका वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।